क्या आप भी जनरल आइल्स के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रीडिंग को सॉल्व करने के लिए? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं ड्यू टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज, जिसकी वजह से समटाइम्स वो कंफ्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स वो ट्रांसलेट नहीं कर पाते, समटाइम्स लोकेशन नहीं उनको मिलती, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करते हैं। सो ये वीडियो आपके लिए है। जो भी बच्चे रीडिंग में प्रॉब्लम फेस करते हैं, अलग तरह की जो कैटेगरीज हैं उनको किस तरह से सॉल्व करना है। सो इस वीडियो को आप ध्यान से देखें तो ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी रीडिंग जो है स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, और किस तरह से रीडिंग कैटेगरीज को सॉल्व करना है उसमें ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग सस्टेनेबल स्कूल ट्रैवल स्ट्रेटजी। तो अगर हम बात करें इसमें जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारे लिए वो है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रबल फेस करते हैं कि इस क्वेश्चन टाइप को हम किस तरह से सॉल्व करें। सो इसमें मेन आपका स्ट्रेटजी ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्वेश्चन में से मेन कीवर्ड्स देखने हैं। कीवर्ड्स देख के आपने अपनी लोकेशन को मार्क करना है कि कहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की लोकेशन मिलती है। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन के साथ अपने मीनिंग, क्वेश्चन के मीनिंग के साथ अपने पैसेज के मीनिंग को मैच करना है। अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का जो मीनिंग है सेम आपके पैसेज का मीनिंग जो है यहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिली है वो सेम है, तो इसका मतलब आंसर आपके पास ट्रू आएगा। अगर वो उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है सो आंसर फॉल्स आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल ना आपको समझ आ रही है, आंसर फॉल्स निकल रहा है, ना पता चल रहा है कि ट्रू है, तो या फिर वहाँ पे हाफ इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसका मतलब आंसर आपके पास क्या रहेगा, नॉट गिवन। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मोर चिल्ड्रन आर इंजर्ड व्हेन वॉकिंग और साइकिलिंग टू स्कूल देन व्हेन ट्रैवलिंग बाय कार। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि मोर चिल्ड्रन जो हैं, ज़्यादा बच्चे जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं जब वो वॉक करते हैं और साइकिल के ऊपर जो है स्कूल को जाते हैं, देन द जब वो ट्रैवलिंग करते हैं बाय कार। नाउ कम टू द पैसेज। अगर हम देखें हमें इसकी लोकेशन मिलती है फर्स्ट पैराग्राफ में, जहाँ पे उन्होंने ट्रैफिक की बात की है और यहाँ पे वॉकिंग और साइकिलिंग की भी बात आ गई। सो मैंने जल्दी जल्दी से स्कैन किया और मुझे पैसेज में जो लोकेशन मिल गई, रिड्यूसिंग कार्स अराउंड स्कूल्स मेक्स देम सेफर प्लेसेज। उन्होंने बोला कि अगर हम कार्स को रिड्यूस कर दें या स्कूल के आसपास, तो कहीं ना कहीं वो प्लेस काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाती है। एंड वॉकिंग एंड साइकिलिंग आर बेटर फॉर हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। तो उन्होंने बोला है कि जो साइकिलिंग है और वॉकिंग है वो हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा beneficial है। It has been noted by teachers that children engaging in active travel arrive at school more alert and ready to learn। तो उन्हें बोला जो बच्चे एक्टिव ट्रैवल मतलब जो वॉक करते हैं या साइकिल करते हैं, साइकिल के ऊपर अपने जो है स्कूल जाते हैं, कहीं ना कहीं वो अलर्ट होते हैं और ज़्यादा जल्दी वो रेडी रहते हैं लर्न करने के लिए। तो अगर हम इसके ऊपर भी देखें, स्टार्टिंग के ऊपर भी यहाँ पे उन्होंने कहीं भी वॉकिंग और साइकिलिंग की बात नहीं की थी, लेकिन नीचे से हमें वॉकिंग और साइकिलिंग की लोकेशन मिली, लेकिन यहाँ पे कहीं भी हमें ये नहीं मिला कि वो इंजरी की बात नहीं मिली कि बच्चे इंजर्ड हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जख्मी हो जाते हैं जब वो वॉक और साइकिल के ऊपर स्कूल जाते हैं। तो यहाँ इस अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर क्या आएगा, नॉट गिवन। नेक्स्ट है चिल्ड्रन हु आर ड्रिवन टू स्कूल आर मोर रेडी टू लर्न देन दोज हु वॉक और साइकिल। तो उन्होंने बोला है चिल्ड्रन जिनको छोड़ा जाता है, जहाँ फिर जो कार के थ्रू जो है ड्राइव करके जाते हैं स्कूल, वो ज़्यादा रेडी रहते हैं लर्न करने के लिए देन जो वॉक करते हैं और साइकिलिंग करते हैं। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन, हमने यही फर्स्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में हमने रीड किया था, इट हैज़ बीन नोटेड बाय टीचर्स दैट चिल्ड्रन एंगेजिंग इन एक्टिव ट्रैवल। तो अब यहाँ पे एक्टिव ट्रैवल का मतलब क्या है, एक्टिव ट्रैवल जहाँ पे हम एक्टिवली ट्रैवल कर रहे हैं, एक्टिवली मतलब या तो हम वॉक कर रहे हैं, हम एक्टिवली वहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्टिव ट्रैवल है। तो इसका मतलब उन्होंने बोला जो एक्टिव ट्रैवल है अराइव एट स्कूल मोर अलर्ट, तो जो जब वो एक्टिव ट्रैवल के थ्रू जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो ज़्यादा अलर्ट रहते हैं और रेडी टू लर्न रहते हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा लर्न करने के लिए रेडी रहते हैं। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कि उन्होंने बोला था चिल्ड्रन जो स्कूल कार बाय कार जाते हैं वो ज़्यादा रेडी रहते हैं लर्न करने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पे बोला जो बच्चे एक्टिव ट्रैवल में इन्वॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं वो ज़्यादा रेडी रहते हैं जो लर्न करने के लिए, चाहे वो साइकिलिंग है चाहे वो वॉकिंग है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स।
थर्ड है एवरी ईयर द काउंसिल गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रैवल टू स्कूल। तो उन्हें बोला है कि जो एवरी ईयर हर साल जो है काउंसिल जो है गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, इंफॉर्मेशन कि वो गैदर करती है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, ट्रेवल्स टू स्कूल। तो अगर हम देखें थर्ड की लोकेशन हमारे पास है दैट इज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ में, द काउंटी काउंसिल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट to supporting and promoting sustainable school travel. We collect data annually about how pupils get to स्कूल। तो उन्हें बोले कैसे जो है बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, हम उसके बारे में जो है डाटा कलेक्ट करते हैं। सो कलेक्शन मीन्स गैदर करना, डाटा कलेक्ट करना, एनुअली, एनुअली मीन्स हर साल। तो वो इन्फॉर्मेशन मतलब डाटा हो गया, तो वो किस तरह से ट्रैवल करते हैं, कौन जो स्टूडेंट्स हैं उसके बारे में। बी मतलब काउंटी जो काउंसिल है वो जो है उसके बारे में जो है वो डाटा कलेक्ट करती है। सो इसका मतलब काउंसिल जो है गैदर करती है डाटा किस तरह से जो बच्चे हैं वो एवरी ईयर जो है मतलब किस तरह से ट्रैवल किया जाता है स्कूल को। तो आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। फोर्थ है द काउंसिल इज डिसअपॉइंटेड विद द स्मॉल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ कार्स टेकिंग चिल्ड्रन टू स्कूल। तो बोले जो काउंसिल है वो डिसअपॉइंटेड है जो स्मॉल रिडक्शन हुई है किसमें, नंबर ऑफ कार्स में जो बच्चों को स्कूल में लेके जाती थी। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमें सेम पैराग्राफ में मिलती है। यहाँ पे उन्होंने बोला है स्कूल ट्रैवल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द काउंटी काउंसिल आर वर्किंग टुगेदर टू एड्रेस द एक्शंस आइडेंटिफाइड इन द स्ट्रेटजी एंड वी आर प्राउड दैट वी हैव बीन एबल टू रिड्यूस द नंबर ऑफ कार्स ऑन द डेली स्कूल रन बाय एन एवरेज ऑफ 1% ईच ऑफ द लास्ट 3 years। तो उन्होंने बोला कि 1% के अकॉर्डिंग हमने उसको रिड्यूस कर दिया। तो इसके ऊपर हम प्राउड फील करते हैं कि हमने नंबर ऑफ कार्स को जो है डेली स्कूल जो जाती थी उसको हमने कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। लेकिन वहां पे उन्होंने बोला था वो डिसअपॉइंटेड है, इसका मतलब प्राउड है, इसका मतलब वो डिसअपॉइंटेड नहीं है। उनके लिए वो प्राउड की बात है कि उन्होंने नंबर ऑफ जो कार्स हैं जो बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाती थी वो कम हो गई। सो आंसर हमारे पास क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फिफ्थ है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल्स हैज राइजन इन रीसेंट ईयर्स। उन्होंने बोला जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो स्कूल्स में क्या हुआ है, रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, राइज हुए हैं। तो अगर हम देखें विच इज़ इक्वलेंट, तो उन्होंने बोला था यहाँ पे 1% उन्होंने ये नंबर ऑफ कार्स को कम कर दिया, विच इज़ इक्वलेंट टू टेकिंग अप्रॉक्सीमेटली 175 कार्स ऑफ द रोड एनुअली, कि वहाँ पे 175 कार जो है वो रोड से जो है बाहर निकल गई हैं डिस्पाइट एन इंक्रीज इन पीपल नंबर्स। तो इनका मतलब क्या है, पीपल नंबर मतलब कि वहाँ पे बच्चों का जो नंबर है वो इंक्रीज होने के बावजूद भी वहाँ पे 175 जो 5 कार्स हैं कहीं ना कहीं वो रोड के ऊपर अब रन नहीं होती। इसका मतलब जो नंबर ऑफ पीपल हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। पेरेंट्स कैन गेट हेल्प विद पेइंग फॉर देयर चिल्ड्रन टू ट्रैवल टू स्कूल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उन्होंने बोला है कि पेरेंट्स जो हैं वो हेल्प ले सकते हैं, किस तरह से, किससे हेल्प ले सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, जो कि उनको बच्चों को स्कूल छोड़ के आएगा उसके बदले में वो उनको पेमेंट कर सकते हैं। पेरेंट्स कैन गेट हेल्प विद पेइंग फॉर देयर चिल्ड्रन टू ट्रैवल टू स्कूल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो उनके मतलब कि वो हेल्प ले सकते हैं कि बच्चों को वो पे कर सकते, बच्चे जो है पे करके जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके स्कूल में जा सकते हैं। तो अगर हम देखें नेक्स्ट, ऑल स्कूल्स हैव अ स्कूल ट्रैवल प्लान विच स्टेप्स आउट हाउ द स्कूल एंड द काउंसिल कैन कोलैबोरेट टू हेल्प रिड्यूस ट्रैवल टू स्कूल बाय कार एंड encourage the use of public transport. Contact your school to find out what they are doing as a part of their school travel plan to help you get your child to school in sustainable and safe way। तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि वो इनकरेज कर सकते हैं कार की बजाय, जो इनकरेज कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यूज़ को। लेकिन कहीं भी उन्होंने वहाँ पे पे करने की बात नहीं की। पेरेंट्स कैन गेट हेल्प, वो हेल्प ले सकते हैं विद पेइंग फॉर देयर चिल्ड्रन, कि अपने बच्चों के लिए पे करने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट को उनको स्कूल को ड्रॉप करने के लिए। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या हो गया, नॉट गिवन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट। हमारे पास है नेक्स्ट रीडिंग है पैसेज है फ्लू द फैक्ट्स। तो फ्लू के बारे में है हमारे पास। तो अगर हम देखें इसमें हमारी मेन कैटेगरी कौन सी है, दैट इज है विच सेक्शंस कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, कि कौन से सेक्शन में हमारी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है। अगर हम देखें यहाँ पे नोट में हमारे पास क्या है कि वी मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस, कि हमारा कोई भी क्वेश्चन का आंसर सेम हो सकता है, कोई भी आंसर रिपीट हो सकता है। सेवेंथ हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल हु आर लाइकली टू बी पर्टिकुलरली बैडली अफेक्टेड बाय फूड।
तो उन्हें बोला है कि किस पैराग्राफ में हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी है लोगों की जो कि ज़्यादा उनको पॉसिबिलिटी है कि पर्टिकुलरली वो बैडली अफेक्ट होते हैं बाय फ्लू। सो अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास डी पैराग्राफ में है, जहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे उन्होंने बोला है वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शन ऑल्दो एनीवन कैन catch flu. Certain people are at greater risk from the implications of flu as their bodies may not be able to fight the virus. If you are over 65 years or suffer from asthma, diabetes or certain other conditions, you are considered at greater risk from flu and the implications can be serious. If you fall into one of these at risk groups, are pregnant or uh, carer you are eligible for a free flu vaccination. So इसका मतलब यहाँ पे उन्हें हमें ग्रुप बताया है, जहाँ उन्होंने एज बताई है हमारे पास, जहाँ पे उन्होंने बताया जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो इफेक्ट होती हैं फ्लू से। तो उसका मतलब एग्जांपल दिए हैं हमारे पास कौन से पैराग्राफ में, डी पैराग्राफ में, कि जो लोग जो है पॉसिबिलिटी है कि वो पर्टिकुलरली बैडली इफेक्ट हो सकते हैं बाई फ्लू। 8 है हमारे पास हाउ टू गेट अ वैक्सीनेशन इफ़ यू चूजन टू पे फॉर इट। तो उन्होंने बोला कि किस तरह से हम वैक्सीनेशन जो है वो ले सकते हैं अगर हमने चूज़ किया है कि हमने उसके लिए पे करना है। अगर हम देखें यहाँ पे बी जो अभी हमने देखा था डी पैराग्राफ में, उन्होंने बोला था जो प्रेग्नेंट लेडी हैं वो कहीं ना कहीं वो फ्री फ्लू वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर हम देखें नेक्स्ट, इफ़ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर अ फ्री फ्लू वैक्सीनेशन, कि अगर आप एलिजिबल नहीं हैं आप किसके लिए फ्री के आपको वैक्सीनेशन हो ले सकते हैं आप, यू कैन स्टिल प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड दोज अराउंड यू फ्रॉम अ फ्लू बाय गेटिंग अ फ्लू वैक्सीनेशन एट अ लोकल फार्मेसी। तो उन्हें बोला कि आप किस तरह से वैक्सीनेशन करवा सकते हो, आप लोकल फार्मेसी पे जाके वैक्सीनेशन करवा सकते हो। इसका मतलब कि जो है जो चूज करते हैं कि उनको पे करना है, कहने का मतलब वो एलिजिबल नहीं है, तो वो किस तरह से वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, लोकल फार्मेसी में जाके करवा सकते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया। 9th है व्हाई न्यू वैक्सीन बिकम अवेलेबल। तो उन्होंने बोला क्यों जो है न्यू जो वैक्सीन हैं वो अवेलेबल होते हैं होते हैं। द इन्फ्लुएंजा वायरस इज कॉन्स्टेंटली, इसका आंसर हमारे पास आई पैराग्राफ में है। चेंजिंग एंड वैक्सीन आर डेवलप्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द प्रेडिक्टेड स्ट्रेन्स ईच ईयर, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द लेटेस्ट स्ट्रेन्स। तो बोले जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है हमारे पास, कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज करते हैं, उनका वेरिएंट जो है वो चेंज होता रहता है, जिस वजह से जो वैक्सीन है उनको डेवलप किया जाता है हर एक साल और वैक्सीनेशन करवाई जाती है अगेंस्ट उसके जो लेटेस्ट स्ट्रेन है उससे बचने के लिए। सो कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास आंसर क्या आएगा कि क्यों न्यू वैक्सीन अवेलेबल होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है न्यू वायरस जो है उसका न्यू स्ट्रेन है जो हमारे पास आता है, जिसकी वजह से उससे फाइट करने के लिए वैक्सीनेशन जो न्यू वैक्सीन है उनको जो है इन्वेंट किया जाता है। 10th है हाउ लॉन्ग अ वैक्सीन रिमेन्स इफेक्टिव। तो उन्होंने बोला कि कितना टाइम, हाउ लॉन्ग मतलब एक टाइम पीरियड के कितना टाइम जो है जो वैक्सीन जो है वो इफेक्टिव रहता है। इफेक्टिव मतलब जिसका इफेक्ट जो है हमारी बॉडी के ऊपर रहता है कि जिससे हम फ्लू कैच नहीं कर पाते। सो आंसर हमारे पास इसका है एफ पैराग्राफ में। अगर हम देखें अबाउट 7 to 10 डेज आफ्टर वैक्सीनेशन योर बॉडी मेक्स एंटीबॉडीज, उनके 10 या 7 दिनों के बाद जो है जो अब जब आपने वैक्सीनेशन ले लिया तो आपकी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करती है जो कि आपको हेल्प करती है प्रोटेक्ट करने के लिए एनी सिमिलर वायरसेस एंड मे इन्फेक्ट यू। दिस प्रोटेक्शन लास्ट अबाउट अ ईयर। तो उन्हें बोला है कि ये प्रोटेक्शन जो है वो कितना टाइम चलती है, अबाउट अ ईयर। इसका मतलब उन्होंने टाइम पीरियड दे दिया कि हाउ लॉन्ग वैक्सीन रिमेन्स इफेक्टिव, 1 साल के लिए वो इफेक्टिव रहता है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एफ आ गया। नेक्स्ट है reference to the possibility of catching a different type of flu from the ones in the vaccine। तो उन्हें बोला है कि डिफरेंट एक रेफरेंस दिया उन्होंने किसी पैराग्राफ में कि पॉसिबिलिटी है कि कैच कर सकते हो आप डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू जो है फ्रॉम द वंस इन द वैक्सीन, जो कि जिसको वैक्सीन हो चुका है, वैक्सीनेशन हो चुकी है। इसका अगर हम आंसर देखें हमारे पास एच पैराग्राफ में है अ फ्लू वैक्सीनेशन इज डिजाइन टू प्रोटेक्ट यू अगेंस्ट द मोस्ट कॉमन एंड पोटेंट स्ट्रेन्स ऑफ द फ्लू सर्कुलेटिंग, सो देयर इज अ स्मॉल चांस यू कुड कैच a strain of flu not contained in the flu vaccine। तो उन्हें बोला है कि आप वहाँ पे स्मॉल चांस रहता है कि आप वहाँ पे कैच कर सकते हो स्ट्रेन और फ्लू नॉट कंटेन्ड इन द फ्लू वैक्सीन। इसका मतलब क्या है कि रेफरेंस है कि पॉसिबिलिटी ऑफ कैचिंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लू फ्रॉम द वंस इन द वैक्सीन, कि जो आपने वैक्सीनेशन लिया है
तो वहाँ पे अगर जो है वहाँ पे आपका जो स्ट्रेन जो है वो सेम नहीं होता आपके जो वैक्सीन में कंटेन नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके वहाँ पे स्मॉल चांस होता है कि आप वो है स्ट्रेन जो है वो आप कैच कर लो, ताकि हो सकता है कि आप उससे इन्फेक्टेड हो जाओ अगर वो आपके वैक्सीन में नहीं है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया? एच आ गया। 12th है कैटेगरीज ऑफ पीपल हु डू नॉट हैव टू पे फॉर वैक्सीनेशन। उन्होंने कैटेगरीज बताई हैं कि कौन सी जो हैं लोग जो हैं वो वैक्सीनेशन के लिए पे नहीं करेंगे। अगर हम देखें तो हमारे पास डी पैराग्राफ में हमने रीड किया था, जो ग्रुप्स एट रिस्क ग्रुप्स आर प्रेग्नेंट एंड द केयरर जो हैं वो कहीं ना कहीं वो फ्लू वैक्सीन के वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया? डी आ गया। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ पीपल दिए हुए हैं जो कि जिनको वैक्सीनेशन के लिए पे नहीं करना पड़ेगा। 13th है इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट अ वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ। कि उन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेशन दी है कि वैक्सीन में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ मतलब उसमें क्या क्या है, कंसिस्ट क्या है उसमें। अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास जी पैराग्राफ में है। अ फ्लू वैक्सीनेशन कंटेन्स, कंटेन्स इज अ सिनोनिम फॉर द कंसिस्ट। तो उन्होंने बोला कि उसमें क्या होता है, कंटेन होता है। जैसे हम कंटेनर बोलते हैं, कंटेनर में हम कुछ रखते हैं, तो इसका मतलब उसमें क्या कंटेन है, वैक्सीनेशन में क्या कंटेन है? इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस स्ट्रेन सो इट कांट गिव यू द फ्लू। सो इसका मतलब उसमें क्या होते हैं? इनएक्टिवेटेड किलर वायरस स्ट्रेन होते हैं ताकि आपको वो फ्लू ना दे। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया? जी आ गया। 14 है साइंस दैट यू माइट हैव फ्लू। तो उन्होंने बोला कि साइंस आपके के आपको जो कुछ ऐसे आपके सिम्टम्स जो कि बताते हैं कि आपको हो सकता है कि आपको फ्लू है। अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास सी पैराग्राफ में है। सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर, chills, headache, muscle pain, extreme fatigue, a dry cough, sore throat, and stuffy nose. So, most people will recover within a week, but flu. So इन्होंने सिम्टम्स बताए, इसका मतलब साइंस क्या है? अगर हम हो सकता है कि हमें फ्लू है तो ये सारे सिम्टम्स आपको दिखेंगे। हो सकता है आपको फीवर है, जब आपको ठंड लग रही है, हेडेक है, मसल पेन है, जब काफ़ी ज़्यादा आप थक गए हो, एक्सट्रीम फटीग है, और आपको काफ़ी ज़्यादा कफ है, या फिर सोर थ्रोट है, आपका गला दुख रहा है, या फिर स्टफी नोज है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया। सो दिस इज द वे हम किस तरह से अपने जो है मैच इन्फॉर्मेशन को जो है सॉल्व करते हैं। इसमें ये है कि जरूरी नहीं कि उन्होंने जो वहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है वही सेम वर्ड वहाँ पे दिए होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे साइंस था तो उन्होंने साइंस की जगह पे सिम्टम्स दे दिया। तो हमने ये देखना है कि कहाँ पे उन्होंने किस वर्ड का सिमिलर वर्ड वहाँ पे यूज़ किया है, किस तरह से उन्होंने हमारे क्वेश्चन को और आंसर को वहाँ पे पैराफ्रेज किया है। तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे, उसके सिमिलर वर्ड्स और उसके पैराफ्रेजिंग के ऊपर ध्यान दोगे, रीफ्रेजिंग के ऊपर ध्यान दोगे, तो बहुत आसानी से आप अपने जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन 2, टिप्स फॉर गिविंग एन इफेक्टिव बिजनेस प्रेजेंटेशन। तो अगर हम देखें 15 टू 27, 15 टू 22 हमने आंसर्स देने हैं। तो अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्ड लिमिट देखनी है। तो वर्ड लिमिट को अगर हम ध्यान में रखें, हमने ऊपर लिख दिया 2, इसका मतलब हमारे 2 वर्ड मैक्सिमम है, और हमने 1 और 2 वर्ड्स में हम आंसर दे सकते हैं। 2 से हमारा आंसर एक्सटीड नहीं होगा। सो अगर हम देखें 15 क्वेश्चन, प्रैक्टिसिंग योर प्रेजेंटेशन ऑन अ डैश और अ फैमिली मेम्बर इज हेल्पफुल। उन्होंने बोला कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे अपनी प्रेजेंटेशन किसके ऊपर, और अ फैमिली मेम्बर, इसका मतलब कोई और है जिसके ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशन को प्रैक्टिस कर सकते हो। एक तो फैमिली मेम्बर हो गए, और एक दूसरा कौन है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। नाउ कम टू द पैसेज। अगर हम देखें प्रेपरेशन की बात की गई है। गेट समवन एल्स टू इवेलुएट योर परफॉर्मेंस। उन्होंने बोला कि किसी और को लो जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सके, एंड हाईलाइट योर बेस्ट स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल गो थ्रू योर प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ अ कोलीग और रिलेटिव। तो उन्हें बोला है कोलीग और रिलेटिव। सो रिलेटिव कौन हो गया? हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए। तो और साथ में कौन हो गया? कोलीग, जो हमारे साथ काम करते हैं। सो इसका मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया? कोलीग। सो कोलीग के आगे यहाँ पे भी हमारे पास ए है, ब्लैंक के आगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी हमारे पास ए है। तो ये भी एक बहुत अच्छी टिप है जो आपको और जो जर्नल की रीडिंग की ब्लैंक्स है उसको सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। सो आपने देखना है कि वहाँ पे आपके ब्लैंक के आगे उन्होंने क्या कौन सा आर्टिकल दिया है, कौन सा आपको प्रेपोजिशन दी है, और उन्होंने कौन सा डिटर्मिनर दिया है वहाँ पे जो कि आपको हेल्प करेगा आपके आंसर्स को फाइंड करने के लिए। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया? कोलीग। 16 आ जाओ। बी प्रिपेयर फॉर अ प्रॉब्लम सच एज डैश। तूने बोला कि हमने प्रिपेयर रहना, कोई प्रॉब्लम है, सच एज। सच एज, अब सच एज का सिनम वहाँ पे क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल लाइक हो सकता है, एज हो सकता है। सो सच एज उन्होंने बोला कि हमने प्रिपेयर रहना है, कोई प्रॉब्लम है, सच एज डैश।
तो अगर हम देखें यहाँ पे सेम पैराग्राफ में प्रेपरेशन, तो वहाँ पे कहीं ना प्रेपरेशन की बात ही चल रही है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है, अगर हम देखें लास्ट पैराग्राफ में फर्स्ट प्रेपरेशन वाले, फेमिलराइज योरसेल्फ विद द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बिफोर द प्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो हैव अ बैकअप प्लान इन माइंड शुड देयर बी एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम लाइक अ पावर कट। तो उन्होंने बोला कि अब वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड, जो आपने नहीं सोची वो प्रॉब्लम भी हो सकती है, लाइक अनसर्टन प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक मीन्स सच एज अ पावर कट। तो क्या हो सकती है वो पावर कट। ए ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, सो आंसर हमारा क्या आएगा, पावर कट। 17 है, वन वे टू ओवरकम प्री प्रेजेंटेशन नर्व्स इज टू मेक योर डैश लेस रैपिड। उन्हें बोला है कि एक जो वे है ओवरकम करने के लिए अपनी प्री प्रेजेंटेशन नर्व्स, कि आप जब नर्वस हो जाते हो, जब आपको जो टेंशन होती है, ओवरकम करने के लिए जो अपनी प्री प्रेजेंटेशन से पहले, इज टू मेक योर डैश लेस रैपिड, कि हमने किसी चीज़ को जो है उसको जो तेजी से है, तो तेज है उसको हमने कम रैपिड करना है, कम तेज करना है, उसको हमने स्लो डाउन करना है। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास है, डीलिंग विद द प्रेजेंटेशन नर्वसनेस आ गई हमारे पास, लोकेशन मिल गई, नर्व्स की बात की थी उन्होंने। अगर हम देखें यहाँ पे है, दिस कैन हाउ एवर रिजल्ट इन टेंशन। टेंशन मतलब हमारे पास नर्व्स इन द अपर चेस्ट, कि आपकी अपर चेस्ट में कहीं ना कहीं आपको टेंशन होती है। कंसंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग, स्लो इट राइट डाउन। तो उन्हें बोला कि अपनी ब्रीदिंग के ऊपर कंसंट्रेट करो और इसको स्लो करो, स्लो इट राइट डाउन, इसका मतलब इसको लेस रैपिड बनाओ, एंड दिस विल रिलैक्स यू, तो वो चीज़ आपको रिलैक्स करेगी। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आएगा, वन वे टू ओवरकम प्री प्रेजेंटेशन नर्व्स इज टू मेक योर ब्रीदिंग लेस रैपिड। ब्रीदिंग लेस रैपिड मतलब उसको स्लो डाउन करना है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ब्रीदिंग आ गया। अगर आप अपनी ब्लैंक को अच्छे से समझोगे कि उसमें कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, उन्होंने कौन सी चीज़ को बोला है कि कोई चीज़ है जिसको हमने लेस रैपिड करना है, अगर आप वहाँ पे उस चीज़ को अपने ध्यान में रखोगे कि मैंने वो चीज़ ढूंढनी है जो इस चीज़ को मैंने स्लो डाउन करना है, उसको कम रैपिड बनाना है, तो अगर आप इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे तो ईजिली आप अपने आंसर को फाइंड कर सकते हो। 18 है, इट इज़ एक्सेप्टेबल टू डू समथिंग कॉल्ड अ डैश एट द स्टार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन टू रीअश्योर यू। उन्हें बोला है कि हमने, इट इज़ एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल है कि डू समथिंग, कि हम कुछ कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो कि हम अपने प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग के ऊपर कर सकते हैं, रीअश्योर यू, जो आपको रीअश्योरेंस देगा। तो अगर हम देखें 18 जो है सेम पैराग्राफ में, अगर हम देखें, इट मे सीम एन ऑड आइडिया बट बी सीम टू फील कामर। उन्होंने बोला हो सकता है ये ऑड आइडिया हो, लेकिन ये हमारे लिए हमें काम कर सकता है, शांत कर सकता है। व्हेन वी एंगेज इन व्हाट इज रेफर्ड टू एज अ डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी। तो उन्हें बोला रेफर मतलब जिसको हम बोल सकते हैं कॉल्ड, वट इज कॉल्ड टू एज अ डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी, लाइक क्लिकिंग अ पेन और फिडलिंग विद ज्वेलरी। अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ दिस विल नॉट बी टू ऑब्वियस एंड कैन मेक यू फील मोर सिक्योर एट द स्टार्ट। इसका मतलब कि आप वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी कर सकते हो। कॉल्ड को अब वहाँ पे उन्होंने रेफर्ड बोला है, वहाँ पे वो लिख सकते हैं नोन एज भी हो सकता है, तो समथिंग कॉल्ड जिसको वो हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी, जो आप प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में कर सकते हो। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट एक्टिविटी। 19th है, योर प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक अ डैश विद द पीपल हु हैव कम टू हियर यू। उन्हें बोला जो आपकी प्रेजेंटेशन है शुड बी, वो किस तरह से होनी चाहिए, जो है विद द पीपल, कोई है जो चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए लाइक का किस तक की तरह होनी चाहिए, जब भी आप जो भी विद द पीपल हु हैव कम टू, जो आपको वहाँ पे सुनने के लिए आए हैं। तो आज 19 क्वेश्चन की हमारे पास इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंस आ गया। थिंक ऑफ योर प्रेजेंटेशन एज अ कन्वर्सेशन विद योर ऑडियंस। तो उन्हें बोला कि आपने अपनी कन्वर्सेशन की तरह अपनी प्रेजेंटेशन को रखना है अपनी ऑडियंस के साथ। इसका मतलब जो आपकी ऑडियंस आपको सुनने आई, कि आपकी प्रेजेंटेशन लाइक अ कन्वर्सेशन होनी चाहिए। दे मे नॉट बी एक्चुअली से एनीथिंग बट मेक देम फील कंसल्टेड, क्वेश्चन, चैलेंज, देन दे विल स्टे अवेक एंड अटेंटिव। इसका मतलब आपकी जो वहाँ पे प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक का वहाँ पे उन्होंने क्या यूज़ किया, एज अ, क्या होनी चाहिए, दैट इज कन्वर्सेशन। 20th है, चेक कॉन्स्टेंटली फॉर डैश टू द पॉइंट्स यू आर मेकिंग। तो उन्होंने बोला है कि हमने कॉन्स्टेंटली चेक करना है, कि हमने किनको चेक करना है, टू द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स हमने बनाए हैं उसको हमने कॉन्स्टेंटली चेक करते रहना है। तो अगर हम देखें, एंगेज विद योर प्रेजेंटेशन ऑडियंस, प्रेजेंट ऑडियंस, नॉट द वन यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर, कीप लुकिंग फॉर रिएक्शंस टू योर आइडियाज़। तो हमने वहाँ पे अपने रिएक्शंस के जो रिएक्शंस जो हैं उसको हमने देखते रहना है, जो हमारे आइडियाज़ के लिए उनके रिएक्शंस हैं, एंड रिस्पॉन्ड टू देम, और उसको रिस्पॉन्ड करना है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा,
चेक कॉन्स्टेंटली मतलब कीप लुकिंग, हमने करते रहना है चेक और हमने देखते रहना है रिएक्शंस को टू द पॉइंट्स यू आर मेकिंग, जो हम बना रहे हैं। 21st है मेक श्योर यू यूज प्लेंटी ऑफ डैश टू कम्युनिकेट योर मैसेज इफेक्टिवली। तो नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि हमने मेक श्योर करना है कि हमने प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा हमने कुछ यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है कम्युनिकेट करने के लिए अपने मैसेज को इफेक्टिवली। तो अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास है लास्ट पैराग्राफ में, इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस आर फुल ऑफ एग्जाम्पल्स। उन्होंने बोला जो इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस होती हैं वो किसके साथ फुल होती हैं, एग्जाम्पल्स के साथ भरी होती हैं। दीज हेल्प योर लिसनर्स टू सी मोर क्लियरली वट यू मीन, इट्स क्विकर एंड मोर कलरफुल। सो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, मेक श्योर यूज plenty of examples to communicate your message effectively। तो यहाँ पे उन्होंने इसको पैराफ्रेज करके उन्होंने बोला इफेक्टिव प्रेजेंटेशन क्या कौन सी होती है, जिसमें फुल ऑफ एग्जांपल्स होती हैं। तो उन्हें फुल ऑफ एग्जांपल क्या बोल दिया, प्लेंटी ऑफ है, तो जो उसको इफेक्टिव बनाएंगी, सो आंसर हमारे पास आ गया एग्जाम्पल्स। 22nd है टू कीप द प्रेजेंटेशन शॉर्ट यूज थिंग्स लाइक डैश टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा डिटेल्स। उन्हें बोला कि आपने प्रेजेंटेशन को शॉर्ट रखना है, बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो आपने चीज़ें यूज़ करनी है कौन सी, लाइक डैश, जो उनको एक्स्ट्रा डिटेल्स देंगी। नाउ कम टू द लास्ट, अगर हम देखें उसी पैराग्राफ में, फॉर एनी सब्सिडरी इन्फॉर्मेशन, सब्सिडी मतलब अगर आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है उसके साथ रिलेटेड, दैट यू कैन नॉट प्रेजेंट इन 20 मिनट्स। तो इसका मतलब 20 मिनट्स आपने उसको शॉर्ट रखना है, इसका मतलब आपने 20 मिनट्स में अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करना है। तो आपने उसके लिए जो सब्सिडरी इन्फॉर्मेशन देनी है, ट्राई अनदर मीडियम सच एज हैंड आउट्स। तो हमने वहाँ पे अनदर मीडियम यूज करना है, कौन सा, सच एज मतलब हो गया हमारे पास लाइक, दैट इज हैंड आउट्स। सो दिस इज द वे हम किस तरह से अपने कंप्लीट सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, हमारे पास है हाउ टू गेट अ जॉब इन जर्नलिज्म। तो हम किस तरह से जर्नलिज्म में अपनी जॉब ले सकते हैं। तो अगर हम देखें इसमें हमारी कैटेगरी है दैट इज फ्लो चार्ट। सो एक तरह से सेम कैटेगरी है, जो हमारी सेम हमने जिस तरह से ब्लैंक्स किए, तो सेम हमारा वे है इनको सॉल्व करने का। तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्ड लिमिट है 1 वर्ड है। सो फर्स्ट है गेटिंग अ जॉब इन जर्नलिज्म। तो अगर हम देखें वहाँ पे उन्होंने बोला है गेन रेलिवेंट एक्सपीरियंस, एग्जाम्पल राइटिंग आर्टिकल्स टू मीट स्पेसिफिक डेडलाइंस। उन्होंने बोला है कि हमने रेलिवेंट एक्सपीरियंस को गेन करना है, एग्जाम्पल जैसे हम राइटिंग आर्टिकल्स करते हैं और स्पेसिफिक डेडलाइंस को हम मीट करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है अप्लाई फॉर टेम्परेरी विद लोकल पेपर्स। उन्होंने बोला कि हमने अप्लाई करना है कुछ टेम्परेरी, जो चीज़ टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, विद लोकल पेपर्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, मैंने बोला था थ्योरेटिकल नॉलेज देयर इज तो नो सब्सिट्यूट फॉर क्रिएटिंग रियल स्टोरीज दैट हैव टू बी हैंडल्ड इन अ स्ट्रिक्ट डेडलाइन। सो राइट फॉर योर स्कूल मैगजीन, देन मे बी ट्राई योर हैंड एट एडिटिंग। वंस यू हैव डन दैट फॉर अ वाइल, कि अगर आपने अपने स्कूल के मैगजीन के लिए लिख लिया, देन आपने इसको कर लिया थोड़े टाइम के लिए, स्टार्ट रिक्वेस्टिंग इंटर्नशिप्स इन न्यूज़पेपर्स इन द एरिया। तो उन्होंने बोला पेपर्स, तो उन्होंने बोला कि आप रिक्वेस्ट करो इंटर्नशिप जो है किसमें, न्यूज़पेपर्स में, इन द एरिया। इन द एरिया उन्होंने किसके लिए यूज़ कर दिया, अब यहाँ पे लोकल, और न्यूज़पेपर के लिए पेपर आ गया। तो हमने अप्लाई क्या करना है, अप्लाई फॉर मतलब हमने रिक्वेस्ट करते रहना है जो हमारे पास टेम्परेरी वहाँ पे इंटर्नशिप्स हैं विद लोकल पेपर्स। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, इंटर्नशिप। एंड एक्वायर द एक्स्ट्रा यू विल नीड। तो हमने कुछ एक्वायर करना है, इस चीज़ से हमने कुछ एक्वायर करना, हमने कुछ गेन करना है, कुछ एक्स्ट्रा जो हमें चाहिए, जो हमें चाहिए होगा। तो अगर हम देखें इसके साथ ही हमारे पास हैं दीज आर जर्नली शॉर्ट टर्म एंड अनपेड बट दे आर डेफिनेटली वर्थ वाइल सिंस इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यू द विद मनी दे विल टीच यू द स्किल्स दैट एवरी 21st सेंचुरी जर्नलिस्ट हैज़ टू हैव। तो उन्हें बोला है कि वहाँ पे आपको प्रोवाइड करने के लिए मनी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी अच्छा रहेगा, लेकिन उसने बोला है कि इंस्टेड ऑफ प्रोवाइडिंग यू विद मनी, कि आपको मनी देने की बजाय वो आपको क्या टीच करेंगे, स्किल्स टीच करेंगे, जो 21st सेंचुरी का हर एक जर्नलिस्ट जो है वो सीखना चाहता है। इसका मतलब उसको क्या मिलेंगी, एक्वायर दैट एक्स्ट्रा द एक्स्ट्रा स्किल्स यू विल नीड। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, स्किल्स आ गया। नेक्स्ट 25th देखते हैं, बिल्ड अप अ सेट ऑफ डैश इन अ पोर्टफोलियो डिस्प्लेइंग हाउ योर राइटिंग एबिलिटी हैज़ प्रोग्रेस्ड ओवर टाइम। तो उन्होंने बोला कि आपने बिल्ड करना है, किसी चीज़ को बिल्ड करना है, सेट ऑफ, किसी चीज़ का सेट ऑफ जो है इन अ पोर्टफोलियो, ताकि आप डिस्प्ले कर सको कि आपकी राइटिंग की एबिलिटी जो है वो किस तरह से ओवर टाइम प्रोग्रेस की हुई है। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास है नेक्स्ट पैराग्राफ में, मोस्ट रिपोर्टर कीप अ कॉपी ऑफ एवरी स्टोरी दे हैव हैड पब्लिश। उन्होंने बोला कि हर एक जो है जो रिपोर्टर होता है अपनी स्टोरी को रखता है अपने पास एज अ कॉपी फ्रॉम सेकेंडरी स्कूल ऑनवर्ड, सेकेंडरी स्कूल के बाद। दे आर कॉल्ड
कटिंग्स, तो उनको क्या बोलते हैं, कटिंग्स बोलते हैं। एंड यू नीड देम टू गेट अ जॉब, तो आपको वो जॉब लेने के लिए भी हेल्प करेंगे। इंडीड अ फ्यू इम्प्रेसिव वंस कैन बी द डिसाइडिंग फैक्टर इन वेदर यू आर अपॉइंटेड और नॉट, तो उन्होंने बोला कि इम्प्रेसिव वन, जो फ्यू इम्प्रेसिव वन है वो डिसाइड करेंगे कि आपको वहां पे अपॉइंट किया जाता है कि नहीं किया जाता। तो सो स्टार्ट क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो नाउ दैट विल शो ऑफ योर डेवलपिंग टैलेंट, इसका मतलब हमने अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करना स्टार्ट करना है ताकि वो हमारे डेवलपिंग टैलेंट को शो कर सके। इसका मतलब हमने वहां पे करना क्या है, हमने किसको सेट ऑफ हमने कटिंग्स रखनी है, सेट ऑफ कटिंग्स। तो यहाँ पे बोला है कि वहां पे वो कुछ जो है कॉपी रखते हैं अपनी स्टोरी की, इसका मतलब सेट ऑफ कटिंग्स रखनी है जो कि आपको बताएगी कि आपने ओवर टाइम कितना प्रोग्रेस किया है। नेक्स्ट 26 है, टेक टाइम टू डू डिटेल्ड डैश फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट विद द पेपर, तो बोला है कि हमने अब यहाँ पे टाइम लेना है कि हमने डिटेल्ड कुछ करना है। टू डू मतलब कुछ करना है, डिटेल्ड है वो चीज़ फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग फॉर अ पोस्ट विद द पेपर। अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में है। इट सीम्स ऑब्वियस, उन्होंने बोला कि ऑब्वियस है यहाँ पे कि रिसर्च इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इफेक्टिव जॉब हंट, कि अगर हमने जॉब को ढूंढना है, जॉब हंटिंग के लिए उन्होंने बोला है कि रिसर्च सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बट इज सरप्राइजिंग हाउ मैनी वुड बी जर्नलिस्ट डू लिटिल और नन, इफ़ यू आर थॉरो इट कैन हेल्प यू डिसाइड वेदर द जॉब यू आर थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग फॉर इज राइट फॉर यू, एंड नथिंग impresses an editor more than an applicant who knows a lot about the paper। इसका मतलब क्या है कि हमने जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले, पेपर में अप्लाई करने से पहले हमने डिटेल्ड वहां पे रिसर्च करनी है, क्योंकि उन्होंने बोला कि रिसर्च वो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी एक इफेक्टिव जॉब हंट के लिए। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, रिसर्च आ गया। वंस यू डिसाइड टू अप्लाई मेक श्योर योर CV इज शॉर्ट मेक सेंस एंड इज विदाउट डैश ऑफ एनी काइंड, तो उन्होंने बोला कि जब भी आपने डिसाइड कर लिया कि आपने अप्लाई करना है तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी जो CV है वो शॉर्ट हो, ज़्यादा लंबी ना हो, मेक सेंस जो इसकी सेंस बने, और विदाउट ऑफ एनी काइंड जो किसी चीज़ के बिना होनी चाहिए। नाउ कम टू द हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ जहाँ पे उन्होंने करिकुलम वाइटे की बात की है। हाउ एवर योर CV इज द थिंग दैट विल अट्रैक्ट एन एडिटर्स अटेंशन फर्स्ट, सो गेट इट राइट। द की वर्ड्स आर ब्रेविटी, मतलब नो मोर देन वन पेज, इसका मतलब ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब एब्सोल्युटली वहाँ पे क्या है, एरर फ्री होनी चाहिए। एंड क्लैरिटी मतलब वो इजी टू फॉलो होनी चाहिए जिसमें क्लैरिटी हो। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर उन्होंने हमें दिया है शॉर्ट होनी चाहिए मतलब ज़्यादा लेंथी ना हो, मेक सेंस मतलब क्लियर हो वो, विदाउट वहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारे पास, अब यहाँ पे क्या है एक्यूरेसी, अब विदाउट एक्यूरेसी तो नहीं कहेंगे, एक्यूरेसी चाहिए उसमें, तो विदाउट क्या आएगा वहाँ पे एब्सोल्युटली नो, नो मतलब विदाउट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नो स्पेलिंग और टाइपिंग एरर्स। अब हमारे पास वर्ड लिमिट क्या है, वन वर्ड है, तो ऑब्वियसली आंसर क्या आएगा एरर्स, तो वहाँ पे कोई भी एरर्स नहीं होनी चाहिए। सो शुड बी एरर्स ऑफ एनी काइंड, शुड बी अबाउट विदाउट एरर्स होनी चाहिए ऑफ एनी काइंड। राइट योर कवरिंग लेटर पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू द स्टाइल, सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, एरर्स आ गया। सो नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ। लास्ट पैराग्राफ जो हमें पता ही है कि हमेशा हमें ट्रबल करता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लंबा पैसेज होता है, हमने क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे भी हमारे पास एक लॉन्ग पैसेज दिया उसमें, जिसमें हमने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स और हमने ट्रू फॉल्स जो है उनका आंसर देना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन टाइप जो हमारे पास है, दैट इज हेडिंग्स। अगर हम हेडिंग्स की बात करें तो हेडिंग्स को सॉल्व करना बहुत ही इजी है अगर आप उसको समझें कि उसको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी क्या है। सो जो मैं बेसिकली जो स्ट्रेटजी यूज़ करती हूँ उसमें मैं क्या करती हूँ, या तो मैंने उसका एक ब्रीफ समरी ले ली उसको रीड करके कि ओवरऑल उन्होंने उस पैराग्राफ में बोला क्या है, मैंने उसको रीड कर लिया, उसको ट्रांसलेट कर दिया अपनी मदर टंग में, और उसके बाद मैंने उसका एक ब्रीफ नोट बनाया कि उसमें क्या है। उसके बाद मैं अपनी हेडिंग्स के साथ उसको मैच करती हूँ और ईजिली मुझे जो है मेरे आंसर जो हैं वो मिल जाते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, आपने फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट 2 लाइन्स को रीड करना है, जहाँ पे फर्स्ट 2 फुल स्टॉप्स और लास्ट 2 फुल स्टॉप्स खत्म होते हैं, तो उसको भी रीड करके आप एक उसका व्यू ले सकते हो कि वहाँ पे उन्होंने उस पैसेज में क्या बोला है। लेट्स स्टार्ट विद द 28 क्वेश्चन। अगर हम देखें सेक्शन ए, तो यहाँ पे अगर हम रीड करें तो यू कांट बीट रियली, तो हमारे पास पैराग्राफ है क्या, वट इज इट लाइक टू रन अ लार्ज सुपरमार्केट, इसका मतलब उन्होंने सुपरमार्केट के बारे में हमारे पास पैराग्राफ है। यू कांट बीट रियली गुड सर्विस, आई हैव बीन शॉपिंग इन द
Thamesmead branch of supermarket chain Morrisons in southeast London, and I have experienced at first hand the store's latest maximum for improving the shopping experience। तो वहाँ पे राइटर ने बोला है कि मैंने वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस, मैं वहाँ पे शॉपिंग कर रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा एक उनका एक फंडामेंट प्रिंसिपल था कि उनका मेन लेटेस्ट जो प्रिंसिपल क्या था कि उन्होंने इम्प्रूव करना है अपनी शॉपिंग एक्सपीरियंस को। हेल्प ऑफर थैंक, उन्होंने हेल्प देनी है, ऑफर करना है और थैंक्स करना है। दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स हु राइट नीड हेल्प, ग्रीटिंग देम, आस्किंग व्हाट दे नीड, प्रोवाइडिंग इट, थैंकिंग देम एंड लीविंग देम इन पीस। कि उनको पूछना है कि उनको क्या, उनको ग्रीट करना है, उनसे पूछना है उनको क्या चाहिए और उनको प्रोवाइड करना है, उसके बाद उनको थैंक्स करना है। इफ़ दे डोंट लुक लाइक दे वॉन्ट हेल्प, तो asking what they want to in a piece, if they don't look like they want help they will be left alone। अगर आपको देखने को लगता है कि वो उनको हेल्प नहीं चाहिए तो आप उनको अकेले छोड़ दो। बट इफ दे आर स्टैंडिंग लुकिंग लॉस्ट एंड परप्लेक्स्ड, उन्हें बोला कि अगर वो वहाँ पे लगता है कि वो वहाँ पे जैसे गुम हो गए, इस तरह से खड़े हैं जहाँ पे वो कंफ्यूज हैं, परप्लेक्स्ड हैं, अ मेंबर ऑफ स्टाफ विल अप्रोच देम। तो एक मेंबर जो है स्टाफ का उनके पास जाएगा। स्टाफ आर एक्सपेक्टेड टू बी फ्रेंडली होना चाहिए टू एवरीवन। माय चेकआउट assistant has certainly said something to amuse the women in front of me। शी इज स्माइलिंग एज शी लीव्स। उन्हें बोला कि किसी चीज़ ने उसको काफ़ी ज़्यादा खुश किया और उसने मेरे सामने वो स्माइल होके करके गई। एड्रियन पेरिस, मैनेजर ऑफ द ब्रांच, हैज़ डिस्कस द अप्रोच विद द ईच ऑफ हिज 387 स्टाफ। ही सेज इट्स अबाउट रिकोगनाइजिंग दैट समवन नीड्स हेल्प। उन्हें उसने बोला है कि इसका मतलब ये है कि हमने पहचानना है कि किसको जरूरत है हेल्प की, नॉट बीइंग अ न्यूसेंस टू देम, ना कि हमने उसको उनको परेशान करना है। व्हेन ही इज इन अनदर स्टोर ही इज इरिटेटेड बाय समवन सेइंग। तो उन्हें बोला जब वो किसी अनदर स्टोर में था तो वो इरिटेट हो गया कि उनको बार बार कोई पूछ रहा था कैन आई हेल्प यू, व्हेन ही इज ओनली जस्ट वॉक्ड इन टू हैव अ क्विक लुक एट द प्रोडक्ट्स। उसके बाद उसने जल्दी जल्दी जाना शुरू किया और उसने अपने प्रोडक्ट्स को देखना शुरू किया। तो हमने सारा पैराग्राफ उसको रीड किया। अगर हम यहाँ पे आए, वाई पेरिस चूज अ करियर इन द सुपर मार्केट, तो उन्होंने करियर की कोई बात नहीं की। प्रिपेयरिंग फॉर कस्टमर्स टू अराइव, तो उन्हें ऐसे भी कोई बात नहीं की हमने किस तरह से प्रिपेयर करना है कि कस्टमर्स वहाँ पे आ रहे हैं। हेल्पिंग स्टाफ टू डेवलपमेंट की भी बात नहीं स्टाफ की। डेमोन्स्ट्रेटिंग अ डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ स्टोर, तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की भी कोई बात नहीं है। द बेनिफिट ऑफ एक्यूरेट फोरकास्टिंग की कोई बात उन्होंने वहाँ पे की नहीं। तो अगर हम सीधा अब आए, हमारा आंसर इसमें था 8, नोटिसिंग व्हेन कस्टमर्स नीड असिस्टेंस। जो उसने लास्ट लाइंस में बोला था कि इट्स अबाउट कि जो भी उसने डिस्कस किया इस अप्रोच को अपने 387 स्टाफ के साथ और उसने बोला हमने पहचानना है, हमने रिकॉग्नाइज करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि समवन नीड्स हेल्प, कि किसी को जरूरत है हेल्प की, उसके बाद हमने उनको हेल्प ऑफर करनी है। सो आंसर हमारे पास क्या आया, नोटिसिंग। नोटिसिंग मतलब रिकॉग्नाइजिंग व्हेन कस्टमर्स नीड असिस्टेंस, मतलब उनको हेल्प चाहिए। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। नाउ कम टू द 29th क्वेश्चन, हाउ एनीवन बी फ्रेंडली can be friendly and enthusiastic when they start work at dawn beats me। The store opens at 7 a.m. Monday to Saturday, meaning that some staff including Paris have to be here at 6 a.m. to make sure it's clean। तो उन्होंने बोला कि जो स्टोर है वो 7 a.m. स्टार्ट होता है मंडे टू सैटरडे जो है, उसका मतलब कोई ना कोई स्टाफ वहाँ पे इंक्लूडिंग जो मैनेजर था वहाँ का, उसको वहाँ पे होना चाहिए 6 a.m. टू मेक श्योर इट इज़ क्लीन सेफ एंड स्टॉक्ड अप फॉर द मॉर्निंग रश। के वहाँ पे जब लोग आएंगे उसके लिए प्रॉपरली स्टॉक उसको किया गया है। समटाइम्स ही वॉक्स एट 6 a.m. एंड थिंक्स दे आर नेवर गोइंग टू बी रेडी ऑन टाइम। समटाइम्स को लगता है कि वो 6 बजे आ जाता था लेकिन उसको समझ नहीं आता, उसको लगता था कि वो रेडी नहीं होंगे, बट दे ऑलवेज आर, बट वो हमेशा रेडी रहते थे। देयर इज सो मच गोइंग ऑन ओवरनाइट, की सारी रात बहुत कुछ चलता था। 20 पीपल जो वर्क करते थे अनलोड करने के लिए, नर्मस जो ट्रॉलीज थे वहाँ पे फुल ऑफ ग्रोसरीज जो हैं। तो अगर हम रीड करें यहाँ पे हमारे पास आंसर है 2, प्रिपेयरिंग फॉर कस्टमर्स टू अराइव। जैसे उन्होंने बोला कि वो वहाँ पे उनका टाइम था 7 o'clock ओपन होने का, लेकिन वो 6 बजे ही वहाँ पे आ जाते थे। 6 o'clock आने का मतलब क्या है, वो रेडी होते थे कि उन्होंने देखना है कि वहाँ पे कोई गंदगी तो नहीं, उसको साफ करना, उसको क्लीन करना, सेफ करना और प्रॉपरली स्टॉक्ड अप करना। इसका मतलब ताकि वो मॉर्निंग रश के लिए रेडी हो जाए। इसका मतलब क्या है,
कि वो अपने आप को प्रिपेयर करते थे कि जब लोग वहाँ पे कस्टमर्स आने के लिए, मतलब वो प्रेपरेशन करते थे जब कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स टू अराइव। सो आंसर हमारे पास सुटेबल क्या है, दैट इज टू। नाउ कम टू द सी पैराग्राफ। अगर हम सी पैराग्राफ को आप जब इसको रीड करोगे, अगर आप डिटेल से देखोगे, तो वहाँ पे पेरिस हैज वर्कड इन सुपरमार्केट सिंस, कि वो 1982 से वहाँ पे वर्क कर रहा है। व्हेन ही बिकेम अ ट्रॉली बॉय ऑन अ वीकली सैलरी ऑफ £76, it was less money than my previous job, but I loved it. It was different and diverse. I was doing trolleys, portraying bread, cakes, dairy, and journal maintenance. After a period in produce department, लुकिंग आफ्टर दैट फ्रूट, उन्होंने बोला कि 1998 में वो टॉप के जॉब के ऊपर पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने सारा उसके करियर के बारे में लिखा है। उन्होंने बोला कि जहाँ पे उसने पहले स्टोर में काम किया था, फर्स्ट टॉप स्टोर में, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे जो स्टोर था वो जल्दी ही बंद हो गया जब उसने वहाँ पे ज्वाइन किया था, लेकिन उसके लिए उसको ब्लेम नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे आए हमारी हेडिंग्स में, अगर मैं देखूँ 10th जो है हेडिंग इसके साथ सूटेबल है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे उसके अर्ली करियर की, कि उसने किस तरह से अपना करियर जो है सुपरमार्केट में स्टार्ट किया, तो उसके बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। सो इसका मतलब इसके लिए सुटेबल हेडिंग हमारे पास क्या होगी, 10th होगी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ डी। डिस्पाइट द डिसअपॉइंटिंग स्टार्ट, हिज करियर वेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ एंड ही वाज पुट इन चार्ज ऑफ लॉन्चिंग न्यू स्टोर्स एंड हेडिंग अप अ कॉन्सेप्ट स्टोर। तो उन्हें बोला कि नो डाउट उसका उसकी जो स्टार्टिंग थी वो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग थी, लेकिन उसका करियर धीरे धीरे से स्ट्रेंथन होता गया और उसको इंचार्ज मिल गया लॉन्चिंग न्यू स्टोर, जहाँ पे उसने एक कॉन्सेप्ट लेके आया था, न्यू कॉन्सेप्ट जो था कॉन्सेप्ट स्टोर, वेयर द देन न्यू आइडियाज ऑफ प्रिपेयरिंग एंड कुकिंग पिज्जाज इन स्टोर एंड हैविंग अ प्रॉपर फ्लोरिस्ट एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट्स वर ट्रेल्ड। ऑल मॉरिसन्स मैनेजर फ्रॉम द होल कंट्री स्पेंड 3 days देयर टू सी अ न्यू कॉन्सेप्ट। उन्होंने बोला कि मॉरिसन के जितने भी मैनेजर्स थे उन्होंने वहाँ पे 3 दिन बिताए देखने के लिए कि न्यू कॉन्सेप्ट है क्या। दैट वॉज हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क है। ही सेज लॉन्ग डेज 7 days a week फॉर अबाउट अ ईयर। तो वहाँ पे उन्होंने उसके न्यू कॉन्सेप्ट की बात की है, कुछ नया करने की बात की है। तो अगर हम देखें हमारे पास, हमने सारी पहले 3 हेडिंग से की। फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेटिंग अ डिफरेंट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ स्टोर, तो उन्होंने वहाँ पे न्यू कॉन्सेप्ट की बात की है, न्यू कॉन्सेप्ट स्टोर की बात की है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, कुक करना है पिज्ज़ा को स्टोर में, और प्रॉपर फ्लोरिस्ट चाहिए, वहाँ पे फ्रूट चाहिए, वेजिटेबल मार्केट उसको प्रॉपरली किस तरह से ट्रायल करना है, तो उसके बारे में उन्होंने बात की है। इसका मतलब किस तरह से स्टोर को ऑर्गेनाइज करना है न्यू डिफरेंट वे से, जिसके लिए जो मॉरिसन के सारे मैनेजर वहाँ पे 3 दिन रुके थे उस चीज़ को देखने के लिए। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फोर्थ आ गया। ना कम टू द नेक्स्ट ई पैराग्राफ। ई में अगर हम देखें, ऑल दो ही ओवरसीज अ स्टोर विद अ लार्ज टर्न ओवर, देयर इज अ स्ट्रॉन्गली प्रैक्टिकल आस्पेक्ट टू पैरिस जॉब। एज वी वॉक अराउंड ही चैट्स टू ऑल द स्टाफ वाइल चेकिंग द लेआउट ऑफ द काउंटर्स एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। बोला है कि वहाँ पे उसकी टर्न ओवर जो है स्टोर की जो है लार्ज है। देयर इज अ स्ट्रॉन्गली प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है पेरिस की जॉब का, कि वो वॉक करता था अराउंड और चैट करता था अपने स्टाफ के साथ और चेक करता था लेआउट जो थी काउंटर्स की और प्रोडक्ट की क्वालिटी को। He examines the baking potato shelf and rejects 3. One that has split virtually in the half and 2 that are beginning to green, जो कि green होने शुरू हो गए थे। Then he pulls out the lemon that looks fine to me. When I ask why, he picks up a second lemon and says, close your eyes and just feel and tell me which you would keep. I do and realize that while one is firm and hard, the other is going to bit squishy. तो उन्होंने बोला कि एक काफ़ी हार्ड था तो दूसरा काफ़ी जूसी जो है स्क्वेशी हो गया था। तो किस तरह से उसने बोला कि वहाँ पे वो एनालाइज करता था कि वहाँ पे प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस तरह के हैं, किस क्वालिटी के हैं। तो अगर हम देखें इसके लिए सूटेबल हेडिंग मुझे जो लग रही है वो है 7th, मेकिंग श्योर दैट आइटम्स ऑन सेल्स आर गुड एनफ, क्योंकि उसने बोला वहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि उसने एक लेमन उठाया और 2 लेमन उठाए, उसको बोला कि वो हाथ में ले और उसको देखे कौन सी है। तो वो कहीं ना कहीं पोटैटो जो थे कि बेक्ड पोटैटोज है उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस ना किस अपनी क्वालिटी को वहाँ पे जाके जो है चेक करता था। So next आ जाओ, next one is F paragraph. Despite eagle-eyed Paris pulling out fruit and veg, the most of us would buy without a second thought. The wastage each week is tiny produce worth pound 4200 is marked down for a quick sale and only pound 400 worth is scrapped. तो वहाँ पे बोला कि डिस्पाइट कि ईगल आई होने के बावजूद भी वहाँ पे जो पुलिंग आउट फ्रूट एंड वेजिटेबल, द मोस्ट ऑफ अस वुड बाय विदाउट अ सेकंड थॉट, हम बिना किसी सेकंड थॉट के उसको खरीद लेते थे, खरीदते हैं। द वेस्टेज इज बीक इज टाइनी, वहाँ पे उन्होंने बोला जो वेस्टेज होती थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, वर्थ इतने, इज मार्क डाउन टू द क्विक सेल एंड द ओनली 400 जो वर्थ थे वहाँ पे स्क्रैप थे।
This, he explains, is down to Moissan's method to ordering, still done manually rather than by computer. Department heads know exactly how much they have sold that day and how much they have likely to sell the next day based on sale records and allowing for inferences such as the weather. इसका मतलब उन्होंने बोला कि वो वहाँ पे एक्सपेक्ट कर लेते थे कितना उन्होंने कितना उन्होंने जो है बेचा है और कितना वो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट डे वो सेल करेंगे। तो अगर हम देखें जो हमारी हेडिंग है एफ पैराग्राफ के लिए, दैट इज द बेनिफिट ऑफ एक्यूरेट फोरकास्टिंग, कि एक्यूरेट फोरकास्टिंग का उनके लिए बेनिफिट जो है बताया है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि नेक्स्ट डे वो सेल्स रिकॉर्ड दैट अलोइंग द इन्फ्लुएंसेस सच एज द वेदर, कि जो उनके वेदर की वो जो वहाँ पे प्रेडिक्शन होगी उसको जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने उनकी एक्यूरेट जो है फोरकास्टिंग के बारे में जो है बात की है, वो किस तरह से फोरकास्ट करते हैं, कितना उन्होंने सेल किया और नेक्स्ट उन्होंने कितना जो है वो सेल करेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट, हमारे पास जी पैराग्राफ। अगर हम जी पैराग्राफ के ऊपर आए तो जी पैराग्राफ में क्या है, पेरिस इज इन चार्ज ऑफ 1000 मैन आवर्स अ वीक अक्रॉस द स्टोर टू हेल्प हिम, ही हैज अ की टीम ऑफ 4। तो उसको हेल्प करने के लिए उसके पास 4 मेंबर थे टीम में, हु ईच हैव डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट, जिनके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ही इज कीन टू हियर वट स्टाफ थिंक, मतलब वो हमेशा से ही वो एक्साइटेड रहता था, या कीन रहता था, इंटरेस्ट रहता है कि सोच देखने के लिए कि स्टाफ क्या सोचता है। ही रिसेंटली हेल्ड अ टैलेंट डे, इनवाइटिंग एम्प्लॉयज इंटरेस्टेड in moving to a new job within the store to come and talk to him about why they thought they should be promoted। तो उन्होंने बोला वहाँ पे उसने एक टैलेंट दे रखा जिसमें उसने इनवाइट किया जो इंटरेस्टेड लोग थे जो कि हायर पोजीशन के ऊपर जाना चाहते थे, तो उनसे बात की कि वो क्यों सोचते हैं कि उनको आगे जाना चाहिए, प्रमोट होना चाहिए, एंड डिस्कस हाउ टू गो अबाउट इट, और डिस्कस किया कि वो किस तरह से कर सकते हैं। वी हैड 23 पीपल कम थ्रू द डोर, पीपल वांटिंग टू टॉक अबाउट प्रोग्रेशन। ही सेज what do they need to do to become a supervisor। 23 people will be better members of a staff as a result of the talk। तो बोला कि जो 23 people थे वो better staff members बन गए इस talk की वजह से। अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टाफ की बात हो रही है, तो अगर हम देखें इसके लिए सूटेबल हेडिंग हमारे पास 3 है, हेल्पिंग स्टाफ टू डेवलप। तो उसने हेल्प किया किस तरह से डेवलप करने के लिए, कहने का मतलब वो चाहते हैं उनको प्रमोशन मिले, तो उनके साथ उसने एक टैलेंट वहाँ पे दे रखा जिसमें उसने टॉक की कि उनको लगता है कि क्यों उनको प्रमोट किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से जो 23 पीपल थे वो काफ़ी ज़्यादा गुड मेंबर्स बन गए स्टाफ के। नेक्स्ट है लास्ट H paragraph. His favorite department is fish, which has a 4-meter long counter run by the Debbie and Angela, who are busy having a discussion about how to cook a particular fish with the customer. But it is one of just 20 or so departments around the store, and Paris admits that pressure of making sure he knows what is happening on them all can be intense. You have to do so much, and there could be something wrong with every single one every day, he says। उन्होंने बोले वहाँ पे कुछ ना कुछ गलत हो सकता है रोज किसी ना किसी के साथ। यू हैव गॉट टू मिनिमाइज दोज थिंग्स एंड श्रिंक देम इनटू पर्सपेक्टिव, यू हैव गॉट टू लव द जॉब एंड पेरिस सर्टनली डज। तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे उस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा, उस चीज़ को कम करना होगा जो भी वहाँ पे गलत हो सकता है, तो आप अपनी जॉब को जो है वो पसंद करेंगे, जो कि पेरिस सर्टनली करता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे बात, हमारे पास आंसर क्या है, कीपिंग एवरीथिंग रनिंग स्मूथली एज पॉसिबल। इसका मतलब उन्होंने बोला है कि जो भी वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी हम वहाँ पे जो प्रॉब्लम हमें क्रिएट हो सकती है उसको हमने मिनिमाइज करना है दो थिंग को, और श्रिंक करना है ताकि हम जो है अपनी जॉब को पसंद करें। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास सूटेबल कौन सा है, कीपिंग एवरीथिंग रनिंग एज स्मूथली एज पॉसिबल, कि हमने जो भी चीज़ है उसको स्मूथली वहाँ पे रन करना है। सो दिस इज द वे हम किस तरह से हेडिंग्स को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ लास्ट 36 to 40 क्वेश्चन हमारे पास अगेन ट्रू फॉल्स नॉट गिवन है। सो इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे अगेन। पेरिस encourages staff to offer help to all customers। मतलब कि जो पेरिस था उसने encourage किया है, करता है वो स्टाफ को ऑफर करने के लिए लोगों को हेल्प। तो अगर हम देखें इसको, हमने फर्स्ट पैराग्राफ में कहीं ना कहीं रीड किया था, उसने बोला क्या था, हमने उसको हेल्प नहीं करनी, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज करना है किसको हेल्प चाहिए, उसके बाद जो है अगर उनको हेल्प चाहिए तो हम उनको जो है हेल्प करेंगे। अदरवाइज ये नहीं है कि हमने उनको ऑफर करनी है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उनको नोटिस करना है, उसके बाद जो है हम उनको ऑफर करेंगे अगर उन्होंने डिमांड की। तो इसका मतलब पेरिस जो है वो इनकरेज नहीं करता लोगों को जो अपने स्टाफ को ऑफर करने के लिए हेल्प, वो सिर्फ उसने बोला है कि हमने रिकॉग्नाइज करना है किसको हेल्प चाहिए और किसको हेल्प नहीं चाहिए, जिसको लगा हेल्प चाहिए उसको
उसको हमने हेल्प प्रोवाइड करनी है। सो बिना किसी मतलब के हमने ऑफर नहीं करना हेल्प को। आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। 37 है, पेरिस इज समटाइम्स वरीड दैट कस्टमर्स विल अराइव बिफोर द स्टोर इज रेडी फॉर देम। तो उन्होंने बोला कि पेरिस जो था वो समटाइम्स जो है वो चिंतित हो जाता था कि कस्टमर जो हैं वो विल अराइव बिफोर, वो पहले आ सकते हैं द स्टोर इज रेडी फॉर देम, जब स्टोर उनके लिए रेडी होने से पहले वहाँ पे अराइव कर सकते, मतलब पहुँच सकते हैं। तो अगर हम देखें बी पैराग्राफ में हमने ऐसा कुछ रीड किया था जहाँ पे क्या था, स्टोर ओपन होता है 7 AM, तो वो वहाँ पे 6 AM वहाँ पे पहुँच जाता था ताकि वो स्टोर को क्लीन और सेफ और स्टॉक रख सके। तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं वहाँ पे उसको होती थी टेंशन होती थी। समटाइम्स ही वॉक्स इन द 6 AM एंड थिंक्स दैट दे आर नॉट गोइंग टू बी रेडी। समटाइम्स वो आता था, उसको लगता है वो रेडी नहीं होंगे, बट दे ऑलवेज आर, बट हमेशा से होते थे। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं उसको वो वरीड होता था कि जो कस्टमर्स हैं पहले आ सकते हैं जब उनका स्टोर अभी रेडी नहीं हुआ। सो आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है, व्हेन पेरिस फर्स्ट बिकेम अ स्टोर मैनेजर ही न्यू द स्टोर वाज गोइंग टू क्लोज। जब वो पहले स्टोर मैनेजर बना फर्स्ट टाइम तो उसको पता था कि स्टोर जो है वो बंद हो जाएगा। तो अगर हम देखें सी पैराग्राफ में हमने ऐसा कुछ रीड किया था लास्ट में, पेरिस फर्स्ट स्टॉप एज अ स्टोर मैनेजर वॉज एट अ स्टोर विच वॉज क्लोज्ड सून आफ्टरवर्ड्स। उसने वहाँ पे फर्स्ट स्टॉप एज अ स्टोर मैनेजर था उसका, लेकिन वहाँ पे वो स्टोर जो था वो जल्दी ही सून आफ्टर जब उसने वहाँ पे किया काम तो वो बंद हो गया। दो ही वॉज नॉट टू ब्लेम, लेकिन उसको हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर उन्होंने ऊपर भी रीड किया तो कहीं पे उन्होंने ये नहीं बताया कि उसको पता था कि जो उसने एज अ स्टोर मैनेजर उसने जो काम किया पहला, तो उसको पता था कि वो जो स्टोर है वो क्लोज हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, नॉट गिवन। 39 है, ऑन एवरेज प्रोड्यूस वर्थ पाउंड 4200 इज थ्रोन अवे एवरी वीक। तो उन्होंने बोला है जो ऑन एवरेज जो है 4200 जो है जो वेस्ट है वहां पे फेंकी जाती है हर हफ्ते जो है। अगर हम देखें हमारे पास 4200 की लोकेशन हमारे पास एफ पैराग्राफ में थी, तो उन्हें बोलते वेस्टेज ईच ईयर इज टाइनी प्रोड्यूस वर्थ कितनी थी 4200 इज मार्क्ड डाउन फॉर अ क्विक सेल। उसको मतलब वो क्विक सेल के लिए भेज दिया गया एंड ओनली 400 वर्थ इज स्क्रैप। तो वहां पे सिर्फ जो स्क्रैप निकला, जो मतलब वेस्टेज निकली, वो सिर्फ कितने वर्थ की थी, 400 पाउंड की थी। इसका मतलब वहां पे उन्हें बोला कि 4200 की वेस्ट एवरी डे वो एवरी वीक जो है वो फेंकते थे, लेकिन वहां पे उन्हें बोला गया सिर्फ 400 जो पाउंड थी उनकी स्क्रैप होती थी, जो उनकी वेस्ट थी जो जिसको वो फेंकते थे। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। 40th है, पेरिस वॉज सरप्राइज हाउ मेनी स्टाफ आस्ड अबाउट प्रमोशन ऑन द टैलेंट डे। तो उन्होंने बोला कि जो पेरिस था वो वहां पे सरप्राइज हो गया, हैरान हुआ था कि कितने लोगों ने, हाउ मेनी स्टाफ उन्होंने प्रमोशन के लिए टैलेंट डे के ऊपर बोला, जब उन्होंने कितने लोगों ने वहां पे टैलेंट डे के ऊपर कितने स्टाफ ने प्रमोशन मांगी। तो अगर हम देखें टैलेंट डे की लोकेशन हमारे पास जी पैराग्राफ में थी। अगर हमने, आपको याद हो, हमने यहाँ पे रीड किया था कि उसने वहाँ पे एक देखने के लिए कि अपने लोग कि उसका स्टाफ क्या सोचता है, उसने एक टैलेंट डे जो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज किया था, तो जिसमें उसने बोला था कि जो भी चाहता है उसको प्रमोशन चाहिए वो आए और डिस्कस करे या उनके साथ बात करे। लेकिन यहाँ पे उसने कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है हमारे पास पैसेज में कि वो सरप्राइज हुआ था कितने लोगों ने वहाँ पे प्रमोशन मांगी थी या कितने लोगों ने प्रमोशन नहीं मांगी थी। तो यहाँ पे कहीं भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कितने लोगों ने प्रमोशन मांगी थी, लेकिन उसने ये बोला था कि उसने डिस्कस करने के लिए वहाँ पे उनको इन्वाइट किया था कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं हायर जॉब पोजीशन के ऊपर जाने के लिए वो वहाँ पे आके डिस्कशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से 23 पीपल जो थे वो बेटर मेंबर्स बन गए थे उस टॉक के बाद। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है कि कितने लोगों ने वहाँ पे प्रमोशन मांगी थी या उसके बारे में पूछा था टैलेंट डे के ऊपर। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, नॉट गिवन। सो आपने देखा कि जब हमने रीडिंग जो है हेडिंग जो है हमने पैराग्राफ्स को डिटेल में पढ़ा तो हमने इजीली जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप्स को सॉल्व कर दिया। सो अगर आपको ये वीडियो जो है यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।